चलो चलो, मतलब क्या क्या, अच्छा तुम लोग को अपनी मतलब हद है, तुम लोग को अपनी बुक का याद नहीं रहता। मैम ले जाओ मेरी बुक, मुझे आता पता नहीं है कुछ, ना ये इसको याद रहता है ना इसको याद रहता है, मतलब ले जाओ, हमें कोई मतलब ही नहीं है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी हमारे जीवन में बोझ है, मतलब हाँ तुम्हारे जीवन में तो है ही नहीं एनसीईआरटी, इनके जीवन में कम से कम है। आई डोंट बिलीव यू। मैं कहीं सुनी बातों पे भरोसा नहीं करती। बस रहने दो, बुक का तो बुक का तो याद नहीं रहता, कैमरा लेके आएंगे, ठीक है। चलो चलो, एक चीज़ हमारा बच गया था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में, क्या? रिकॉम्बिनेशन, है ना। क्या नहीं बताया मैंने, उसका रीज़न था ही नहीं तो क्या बताऊँ, मैंने कहा था नहीं है। चलो चलो देखो इधर फिर से, मतलब फिर से वो कंडीशन हमने देखने जा रहे हैं जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते थे, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वो कंडीशंस क्या थे। पहला कंडीशन बताओ, जीन माइग्रेशन, है ना। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो इसी को कहते थे। दूसरा था हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा था हमारा क्या? म्यूटेशन। मुझे पता है तुम सब झांक के बोल रहे हो, नहीं तो तुमको इतना याद तो है नहीं, मुझे भरोसा है ना तुम पे। रिकॉम्बिनेशन, तभी मैं सोचू इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। नेचुरल सिलेक्शन, पता है मुझे ये, खैर चलो एग्ज़ाम आ रहा है, पता चलेगा तुम लोग का बुद्धि। हाँ, खाने नहीं मिलता है, आई कार्ड चबा रहे हैं, तभी आई कार्ड चबा रही हैं, क्यों रह जाते हो व्रत। देखो इधर, चलो चलो फोकस करो इधर। हमें कहा था ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगी। यानी ये सब कॉज हैं किसके? इवोल्यूशन के। इन्हीं सब की वजह से क्या होगा? इवोल्यूशन। ऐसा हार्डी और वेनबर्ग कहते हैं। डार्विन क्या कहते थे? सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन कहते थे। हमारे लेमार्क क्या कहते थे? यूज़ एंड डिसयूज़ कहते थे। और ये सारी बातें कहते हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशन होंगी तब हमारा क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन, अदरवाइज नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन के लिए डायग्राम बना लो, रिकॉम्बिनेशन हेडिंग डाल के ये डायग्राम बना देना और ये कहना, इसको कह देना न्यू टाइप के लोग प्रोड्यूस होते हैं, न्यू इंडिविजुअल, न्यू टाइप ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड, नए टाइप के इंडिविजुअल बन गए हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ ब्राउन हेयर या ड्वार्फ से कोई मतलब नहीं था, मैं बस एग्जाम्पल लेके समझा रही थी, ठीक है, कि कोई भी दो कैरेक्टर ऐसे रिकॉम्बिनेशन हो सकता है उसमें। चलो 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 देखो, हेडिंग डालो फाउंडर्स इफेक्ट। इसी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में एक आपका और टर्म आता है फाउंडर्स इफेक्ट, हम उसे पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो फाउंडर्स इफेक्ट। देखो फाउंडर्स इफेक्ट डल गया, हेडिंग डल गई हेडिंग। चलो चलो इधर देखो, फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर मतलब क्या होता है कि कोई नया चीज़ इनिशिएट कर देना, उसे फाउंडेशन उसकी दे देना, है ना। तो उन लोग को हम क्या कहेंगे? फाउंडर्स। समझना ज़रा, मान लो हम किस पे बेस होके पढ़ रहे हैं? उसी आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे सारी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, है ना। हार्डी वेनबर्ग ने एक पॉपुलेशन आइसोलेट की थी, उसी के बलबूते पे सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं कि इसमें ये हो गया तो ऐसा होगा, इसमें ये चेंज हो गए तो ऐसा होगा, ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं, है ना। ओके, तो अगर इस पॉपुलेशन से कोई लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे इस जीन वाले कोई भी नहीं प्रेजेंट थे, तो क्या ये वहाँ पे नया कोई जीन लेके जा रहे हैं जो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट था?
तो क्या ये नए जीन का फाउंडेशन करेंगे वहाँ पे, नए जीन की वैरायटी इनिशिएट कर देंगे वहाँ पे? हाँ, तो इन लोगों को फाउंडर्स कहा जाएगा, ठीक है। या फिर यूँ समझ लो, इस पॉपुलेशन में कोई बाहर से ऐसा आ रहा है, ऐसा जीन लेके आ रहा है जो इस पॉपुलेशन में जीन नहीं है, तो क्या ये वहाँ उस जीन की फाउंडेशन रख देगा? हाँ, तो ये फाउंडर्स कहलाएगा। बात समझ में आया? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर पॉपुलेशन में माइग्रेट करके जा रहा है और वहाँ कोई ऐसा जीन ले जा रहा है जो जीन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, तो वो वहाँ का क्या कहलाएगा? फाउंडर्स। और जो वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे वो क्या है? फाउंडर्स इफेक्ट। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? लिखो, समटाइम्स migrated individuals carry genes बात समझ में आई? क्लियर है ना ये बातें? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को बार बार रिवाइज करना भूलना नहीं चाहिए ये तुम्हें, ठीक है। ठीक है, बस हमारा अगले 1 या 2 दिन में ये चैप्टर फिनिश है, इसके बाद कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ओके, बस वही बाकी है, ठीक है, डन। और आप लोग एनसीईआरटी में अब पढ़ सकते हो, मतलब एनसीईआरटी, हाँ यही है ना। देखो आप लोग हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल तक, यहाँ तक एकदम पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, सारी चीज़ें यहाँ तक कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो कोशिश करना ये एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर लगाओ, कुछ ना कुछ एनसीईआरटी में नया मिल ही जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, उसने अपनी भाषा में जिस तरह से कहा है वो आपको भाषा समझ में आने लगेगी, आप उस तरह से लिखना सीख जाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत एडवांस रहती है, बहुत कम शब्दों में वो बहुत ज़्यादा बातें कह देती है, तो अपने अंदर ये स्किल डेवलप कर सकते हो आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ के, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ा करो। चलो, अब हमारा यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल टोटली ख़त्म होता है। अब एनसीईआरटी बात करती है, देखो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जितने भी लोगों की थ्योरी थी हमने पढ़ ली है, हर टाइप का हमने इवोल्यूशन पढ़ लिया है, बचा है खाली इवोल्यूशन ऑफ मैन। और एक और चीज़ बची है जो आपकी एनसीईआरटी डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती है, हालांकि मैंने वो आपको एक बार समझा दिया है, पर एनसीईआरटी की भाषा में उस चीज़ को वापस से देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी प्लांट्स कैसे इवॉल्व हुए इसको थोड़ा सा अलग टाइप से बताती है, 2-3 नाम आपको वहाँ याद करने होंगे, वो चीज़ आप याद करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ जो आपके रेप्टाइल से मैंने कहा था, डायनासोर रेप्टाइल्स थे, डायनासोर से क्या बनी थी? बर्ड्स बने थे, हाँ क्रोकोडाइल बने थे, और उससे मतलब रेप्टाइल से क्या बनी थी? बर्ड्स बनी थी। आर्कियोप्टेरिक्स याद है ना, उसी से क्या बनी थी फिर? बर्ड्स बनी थी। तो इस प्रोसेस को एक बार एनसीईआरटी एक बार में लिखती है, तो हम भी एक जगह इसको इकट्ठे लिख लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कुछ और डेट्स हमें याद करनी है, वो डेट्स भी हम लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका इवोल्यूशन ऑफ मैन, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। क्लियर? ओके, तो चलो हेडिंग डाल लो, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। आपकी एनसीईआरटी इसी टर्म्स में इसे एक्सप्लेन करती है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन।
ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ओके, देखो हमें थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। मैंने आपको बताया था अर्थ पे कौन कौन से एरा आए थे, कौन कौन से पीरियड आए थे, मैं उस बारे में आपको बताऊंगी। 3 पीरियड मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। क्या क्या? डायनासोर वाले पीरियड 3 बताए थे मैंने। सबसे पहला क्या था? जुरासिक तो मिडिल था ना, जुरासिक वही याद रहेगा, मूवी तुमको याद रहेंगी। क्या हद है, मतलब दिख गया मुझे तुम्हारी नॉलेज। यही याद रखना, सी से था, टी से था, ये था नालायको। सबसे पहले था आपका ट्रायासिक पीरियड। ट्रायासिक में डायनासोर्स ओरिजिनेट हुए थे। उसके बाद आया था जुरासिक पीरियड। जुरासिक में डायनासोर फ्लरिश किए थे, उनका बोलबाला था उस पीरियड में। और उसके बाद आया था आपका क्रिटेशियस पीरियड, उसमें वो ख़त्म हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है, आज हम और डिफरेंट पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, एरा के बारे में पढ़ेंगे। एरा मतलब होता है युग। क्या होता है? एक पूरा युग चला था, कई सारे टोटल 5 युग चले थे। ठीक है, पहला युग था आपका एजोइक। क्या था? क्या था? ए मतलब होता है एब्सेंट, जोइक मतलब लाइफ, यानी कि ऐसा पीरियड जब लाइफ थी ही नहीं, यानी कि जब अर्थ बना था, केमिकल इवोल्यूशन जब हो रहा था, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? उस एरा को, एरा मतलब युग है ना, उस युग को हम क्या कहते हैं? उस युग को हम क्या कहते हैं? एजोइक, जब लाइफ प्रेजेंट ही नहीं थी। उसके बाद भी कई सारे आए थे, पर हमारा जो मेन है हम उस पर आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आए थे, रुको बता रही हूँ, 1 मिनट रुको। देखो इसके बाद आए थे आपके पैलेजोइक। क्या आया था? फिर आया था मीजोजोइक, फिर आया था आपका जो आपका लास्ट है वो है सीनोजोइक। सीनोजोइक। इसी टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हम लोग कौन से युग में जी रहे हैं? सीनोजोइक युग में जी रहे हैं। ये ह्यूमन का एज है ना, ह्यूमंस इसमें जी रहे हैं, ह्यूमंस। और देखो मीजोजोइक में आए थे आपके कौन? डायनासोर्स। और पैलेजोइक में आए थे आपके एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स। बात समझ में आया? एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। और आपके एजोइक में क्या था? नो लाइफ। इस तरह से आप किसको याद कर सकते हो? तो इसी के अंदर लिखो एरा, और ये लिखो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड। कौन से एरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। नीचे से पढ़ना शुरू करना, नीचे से। एजोइक, फिर पैलोजोइक, फिर मीजोजोइक, फिर सीनोजोइक। क्या यहाँ पे लिखा क्या है? नीचे से लिखना शुरू करो, ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि ये एडवांस है ना, तो सबसे ऊपर इसी को रहने दो, ऑर्डर ये यही रहता है। ठीक है, सबसे ऊपर मतलब सबसे एडवांस अभी प्रेजेंट टाइम में। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। हो गया? मिटा दें? ओके, तो ये आपके अर्थ के पीरियड थे। अब देखो एक आपको आइडिया लग गया कौन से एरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आए थे। मीजोजोइक में डायनासोर आए थे, तो मीजोजोइक के 3 पीरियड भी मैंने आपको बता दिए हैं। मीजोजोइक के अंदर ही 3 पीरियड आते हैं। कौन कौन से आपके? ट्रायासिक, जोरासिक एंड क्रिटेशियस। तो सबसे नीचे क्या लिखोगे? ट्रायासिक, क्योंकि डायनासोर उसमें आए थे। फिर बीच में क्या लिखोगे? जोरासिक। फिर सबसे ऊपर क्या लिखोगे? क्रिटेशियस। किसके पीरियड है ये? मीजोजोइक एरा के पीरियड है, डायनासोर के पीरियड है। हद है। चलो देखो, नहीं मेरा कान तेज़ है, आँख भले कमज़ोर हो, ठीक है, और तुम्हारे लिए तो आँख भी तेज़ है मेरी, तुम लोग की हरकतें दिख जाती। चलो देखो, बात करें, मैंने आपको कहा था पहली बार प्लांट्स कहाँ आए थे? ओशियंस में आए थे।
और उसके बाद वो धीरे धीरे लैंड पे आना शुरू हुए थे। लैंड प्लांट्स को हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। क्या कहते हैं? और एक्वाटिक प्लांट्स को तो एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं, लेकिन लैंड और एक्वाटिक के बीच वाला एक था ब्रायोफाइट्स, जिसे हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आए थे जिनके अंदर क्लोरोफिल आना शुरू हुआ था और धीरे धीरे वो क्या बने थे? प्लांट्स बने थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल आना शुरू हुआ उनको हम क्या कह देते हैं? क्लोरोफाइट। क्या कहते हैं? इसमें साइनोबैक्टीरिया वगैरह सब आ जाएंगे आपके, है ना। साइनोबैक्टीरिया ही तो पहली बार क्लोरोफिल आया था। क्लोरोफाइट कहने का मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पहली बार क्लोरोफिल आया था। ठीक है, क्लोरोफिल आया और अभी कहाँ है वो? पानी में है। पानी से फिर धीरे धीरे कहाँ आना शुरू करेंगे? वो लैंड पे। लेकिन एक बीच वाला भी आएगा। बीच वाला क्या है आपका? ब्रायोफाइट, है ना। तो एक को अगर मैं निकाल दूं तो क्या मैं लिख दूंगी? ब्रायोफाइट, है ना। ठीक है, और इससे जो बाकी बचे उसे कहते हैं टेरिडोफाइट्स। अभी बनेंगे, अभी वो पूरी तरह से बने नहीं हैं, तब हम उसे क्या कह रहे हैं? ट्रैकियोफाइट। क्या कह रहे हैं? ट्रैकियोफाइट। इसी ट्रैकियोफाइट से आपके बने थे एक ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं राइनिया टाइप। क्या कहते हैं? बोल लो, याद हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, ठहर जाओ। देखो देखो, बता रही हूँ। देखो, पहले थे आपके क्लोरोफाइट, फिर थे आपके ट्रैकियोफाइट, उसके बाद थे राइनिया टाइप और उसके बाद थे साइलोफाइटन। पी साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। साइलोफाइटन। सुनो, इससे आपको मतलब प्रॉपरली लिखने तो नहीं आता है, पर इसका ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार आ रखा है। बार बार नहीं आया, पर एक बार आया है। हो सकता है फ्यूचर में आपके आ जाए, आई डोंट नो, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसा पॉइंट आए जो मैंने नहीं पढ़ाया हो आपको, ठीक है। तो इसको पूरा नाम नहीं भी याद हो तो हमने किस तरह याद किया था, सुनना। कौन तुम्हारी राहों में फूल सजाएगा? सिंपल, कौन तुम्हारी राहों में फूल सजाएगा। ओके, आपको बस ऑर्डर याद होना चाहिए कि सी वाला पहले आ रहा है, उसके बाद टी आ रहा है, उसके बाद आर, उसके बाद पी। ये ऑर्डर अगर आपको याद है और आपको इतना याद है कि इसी से एडवांस प्लांट बने हैं, दैट्स इट। कौन तुम्हारी राहों में फूल सजाएगा, सिंपल, ठीक है। ठीक है, और इन्हीं से जो सुनो, इन्हीं से एडवांस प्लांट बने। आपको बस इतना सा याद रखना है। आपको इनके नाम याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑर्डर इनका याद रहना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अपने किनारे न्यूमोनिक्स लिख लो इसके, और इसको लिख लो एक बार। इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं याद करना है, बस इतना याद करना है ऑर्डर। साक्षी जल्दी, ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसलिए ऐसे ही पढ़ा रही हूँ इसे। हमने ऐसे पढ़ा था तो क्यों बोरिंग लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ का टचअप आपको पता है, ठीक है। जैसे इसको आपको याद नहीं करना, बस ऑर्डर याद करना है, CTRP, ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, दैट्स इट, ताकि आप ऑप्शन टिक कर सको। और इसको NCERT में कुछ इतना कॉम्प्लेक्स करके बना रखा है, देखो इधर, ये NCERT का डायग्राम है इसी चीज़ का, ठीक है। कहीं नहीं पूछा जाता है इससे, आप ये ऑर्डर याद रखोगे, आपका सवाल क्लियर है। बस एक ऑर्डर आपको पढ़ना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म, शुरुआत हो जाएगा ह्यूमन इवोल्यूशन। नहीं, हाँ ह्यूमन इवोल्यूशन इंटरेस्टिंग है। अब तुम्हारी बात है, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, आई डोंट नो, ठीक है। उसमें चीज़ें थोड़ी सी और याद करनी। एक दिन मैं इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ों का रिवीजन करा दूंगी ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें और अच्छे से बैठ जाएं। उसके बाद हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे।
ये सब आपकी इवोल्यूशन, इकोलॉजी, ऐसे चैप्टर है ना, जितना पढ़ते जाओ उसमें बहुत डेप्थ है, उसके एक एक लाइन का बहुत सारे मतलब निकलते हैं। 11th में चीज़ें आपकी टू द पॉइंट लिखी गई हैं, लेकिन 12th में बहुत डेप्थ में चीज़ें लिखी गई हैं। 12th ईजी है क्योंकि इसमें याद ज़्यादा नहीं करना, लेकिन इसमें समझना डिफ़िकल्ट है। इसमें आपको ऐसा फंसाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ फंसाया, और उसमें टू द पॉइंट चीज़ें, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। और इसमें एक एक लाइन में 4-4, 5-5 मतलब है, 2-2 लाइन में, ऐसी चीज़ें इसमें फंसती हैं। ये टफ़ है जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड वालों के लिए ये बहुत ईजी है। कौन तुम्हारी राहों में फूल सजाएगा? ये आपके डब्बे वाले बस याद रखने हैं आपको। परसों आप लोग मार्कर लेके आओगे, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी बोर्ड के हिसाब से उस चीज़ को मार्क कर लोगे आप, ठीक है, ताकि रिवीजन के टाइम सिर्फ उतना आप देखो, और जब आपको नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रही हो तब आप पूरा ही पढ़ के जाना। ओके ओके, क्या ठीक है, हो गया। चलो एक और चीज़ हमें देखनी है, हालांकि उसकी आधी बात हम पढ़ चुके हैं, आधी बची है। देखो, क्या आपको याद है कि आपके डायनासोर रेप्टाइल्स थे, इतनी बातें आपको याद है? तो शुरुआत में मैं क्या लिख रही हूँ? रेप्टाइल्स, ठीक है। क्या लिखा मैंने? देखो इधर, हो गया टाइम क्या? चलो ठीक है, तो रुक जाओ, दो लाइन लिखना है। इधर देखो रिया, जल्दी देखो इधर, देखो ये क्या है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से क्या बने? डायनासोर। डायनासोर को ओरिजिनेट वाले कौन थे? सौरोप्सिड्स। क्या थे? याद है? और एक और आपको पढ़ना है क्या? साइनोप्सिड्स। क्या पढ़ना है? सौरोप्सिड से क्या बने थे? डायनासोर। और डायनासोर से क्या बने हैं आपके? मॉडर्न रेप्टाइल्स। जितने भी आज के ज़माने के रेप्टाइल्स हैं वो सारे किससे बने हैं? डायनासोर से। और मॉडर्न रेप्टाइल्स से फिर क्या? मॉडर्न रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी इन्हीं से बनी हैं। सॉरी, इधर ऑर्डर रहेगा, बर्ड्स भी इन्हीं से बनी हैं, ठीक है। और आपके साइनोप्सिड से बने हैं मैमल्स। दैट्स इट, बस इतना ही आपको याद रखना है। सौरोप्सिड से डायनासोर, डायनासोर से मॉडर्न रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, साइनोप्सिड से आपके मैमल्स। दैट्स इट। इसकी यस, जल्दी इसको, क्या कर रहे हो तुम लोग? नोट नहीं करना है? उसी के बाद इसको लिखना शुरू कर लो फ्लो चार्ट में। दैट्स इट।